हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक का नाम है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। यानी 3 टॉपिक हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे जो कि एलटी ग्रेड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इससे पढ़ने से पहले में कुछ पॉइंट याद होने चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या आते हैं। देखिए, जो 1 से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएंगे, होते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएँ। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएँ, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, अगर जीरो लगा दिए तो ये पूर्ण हो गई, तो इसलिए इसका नाम होगा पूर्ण संख्या, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको होल नंबर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो इसे आई से डिनोट करते हैं या जेड से डिनोट करते हैं। और ये माइनस के सारे इसमें नंबर आ जाते हैं, प्लस के सारे नंबर आ जाते हैं और जीरो भी आ जाती है। ठीक है, यानी माइनस का 3, माइनस का 2, डेड डैश 0 1 2 3 ऐसे चलते जाके, तो ये क्या बनेगा, इनका सम्मिलित रूप ही क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, ये पूरा एक सेट क्या कहलाएगा, इंटीजर का सेट है। अगर बात करें हम प्रीमियर संख्या यानी रैशनल नंबर, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा वो होता है रैशनल नंबर, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ये 5 है, इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के अपॉन में 1 मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो संख्या वही रहती है। तो यहाँ 1 5 अपॉन, ठीक है, ऐसे 1 मान लो, तो क्या बन गया, रैशनल नंबर। तो सिंगल नंबर भी क्या होता है, रैशनल नंबर। और क्यूब 3/2 ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर के बाद पढ़ेंगे हम भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर वीडियो में अब दिखेगा सामने। ठीक है, ये दिख रहा, भिन्न को बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी सेम ही है रैशनल नंबर की तरह ही, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे कि 3 के अपॉन में 1, ठीक है, 5/6, इसी प्रकार etc। बस डिफरेंस क्या है, इसमें माइनस में भी आ सकती है, देखो यहाँ पर क्या आ सकती है, माइनस के 7/2, लेकिन इसमें कभी भी फ्रैक्शन में कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही होगी। जैसे कि 5/6 3/1, ये हमेशा पॉजिटिव होगी फ्रैक्शन। इसके बाद पढ़ते हैं हम अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। सिंपली देखिए, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर, जो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, सिंपल। जैसे कि एग्जांपल इसके और देखिए, √2, √5, √7, पाई etc यानी आदि। तो ये होती हैं हमारी इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएँ। अच्छा, हमें और देखो ये पता लगी अपरिमेय, ये होती है हमारी काल्पनिक, जिसमें √ में माइनस में आ जाता है। यहाँ पर जो काल्पनिक है, आई यानी आयटा वाला, हमने सुना ही था, इमेजिनरी नंबर 11th क्लास में। आयटा का मान होता है √-1। ठीक है, ये 5 + √-15, तो ये भी क्या है, काल्पनिक नंबर यानी इमेजिनरी। पॉजिटिव तो पता ही, जो प्लस के पॉजिटिव, जो माइनस के होते हैं निगेटिव। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना आप, इसके बाद पढ़ेंगे रियल नंबर। देखो, रियल नंबर पढ़ना ज़रूरी है। काल्पनिक संख्याओं को छोड़ देंगे अगर हम, ये जितनी भी है इसमें पेज पर, इनमें सारी क्या आती है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर मैंने 3 लिखा, देखिए 3 5 3/4 -2/3, जितनी भी संख्याएँ हैं सभी क्या होती है, वास्तविक संख्या है। बस इसे छोड़ दो, बाकी सबको मिला देंगे ना हम, तो क्या होगी, वह वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम। देखिए, इसके बाद है सेट। ठीक है, तो सेट ये सेट हम सारणी विधि और प्रतीकात्मक विधि यानी 2 फॉर्म में सेट को क्या करते हैं, हम दर्शाते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट का सिंबल है सिंपली, देखिए ऐसे लिखेंगे, सेट को ऐसे बंद करेंगे, ठीक है, करली ब्रैकेट में, जैसे कि ये 6 12 18 है ना, 18, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। जिस ये नंबर लिखेंगे ना जिसमें, वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सॉरी,
ये होती है रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? इस तरीके की नंबर वाली होती है ना, रोस्टर फॉर्म होती है। और जो एक्स वाई की फॉर्म में होती है इसका नाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी बिल्डर इसे बनाना है हमको। ठीक है, वो गलती से बोल दिया मैंने, जबकि ये क्या होती है, कौन सी फॉर्म होती है? नंबरों वाली रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और इससे इस तरीके की बिना नंबर वाली होगी, ये होगी क्या नाम? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब इस क्वेश्चन है जैसे कि, ठीक है, इसे मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ तो सिंपली देखो, एस एक्स सच दैट एक्स, ये सबका किसका मल्टीप्लाई है? 6 का। तो और ये सारी क्या नंबर है? 1 2 3, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई कर दी ना 6 की, तो क्या बन गया? यानी नेचुरल नंबर में किससे मल्टीप्लाई कर रखी है इसने? 6 से। तो यहाँ हम भी ऐसे ही लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 6 इंटू एन। एन क्या है? चाहे तो नेचुरल नंबर बोल देते हैं हम इसको, चाहे एक धन पूर्णांक बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको मुझे नंबर वाली फॉर्म में लिखना है, यानी कैसे लिखना? नंबर ऐसे ऐसे। ये होती है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, एन एक धन पूर्णांक है। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो क्या आएगा? 2 1 2 प्लस 1 यानी 3। यहाँ 2 रखूँगा तो क्या जाएगा? 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, ऐसे रख के मैंने यहाँ पर सोल्व कर दिया। यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5, तो ये फॉर्म हो जाएगी मेरी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देख लो। यहाँ पर देखिए साइड में एक एग्जांपल लिख रखा, सम संख्याओं का समुच्चय, ये वाला है। ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। इसको मुझे किस में बदलना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सिंपली कुछ नहीं, एक्स सच दैट एक्स, तो एक्स क्या है यहाँ पर? सम संख्याओं का समुच्चय है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, मैंने बता दी तुम्हें थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम समुच्चय के प्रकार, यानी सेट्स टाइप ऑफ सेट। ठीक है, सबसे पहले तो आता है हमारा एकल सेट यानी सिंगलटन सेट, जैसे कि जिसमें सिंगल नंबर होगा ना, वही हमारा कौन सा होगा? सिंगल सेट। ठीक है, इसके बाद आता है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, जिसमें हमें नंबर पता होगा कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, उसे बोलते हैं हम परिमित यानी फाइनाइट। AEIOU ये सेट है वोवेल्स का, इंग्लिश के वोवेल्स का सेट है, और हमें पता है इतने ही होते हैं इसमें, यानी जहाँ पर भी ख़त्म हो रहा ना, अगर यह बात हमें पता है तो होती है कौन सी? फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसका हमें पता नहीं वो कहाँ पर ख़त्म हो रहा। जैसे कि देखिए 1 3 5, 2 गैप है, ये चलता ही जा रहा है, इसका पता नहीं कहाँ पर ख़त्म है, तो होता है हमारा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसके बाद आता है नया टॉपिक, जो भी पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, इसके बाद आता है, देखिए यहाँ पर मैंने समान समुच्चय यानी इक्वल सेट। इक्वल सेट सिंपली है, देखो ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू वाई, तो वो क्या होगा? इक्वल सेट। मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, जो भी ए का अवयव है वो बी में भी है, वही क्या होगा? सेट। जैसे कि 1 2 3 4 ए में है, बी में भी 1 2 3 4 है, तो ये फिर क्या होगा? इक्वल सेट। फिर आता है रिक्त समुच्चय यानी नल सेट। कुछ नहीं है, जो फाई और कर्ली ब्रैकेट होगी ये होती है नल सेट। याद रखना है, कभी भी फाई है ना, कभी भी किस में लिख सकते हैं हम? ऐसे नहीं लिख सकते। अगर हमने फाई को कभी ऐसे लिख दिया ना, ये हमारा गलत है। ठीक है, तो ये सिंगल लिखा जाता है ऐसे फाई, और ये ऐसे निकलता है। चाहे तो ऐसे लिख दो फाई, या कर्ली ब्रैकेट में सिंगल छोड़ दो, दोनों का मतलब एक ही है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, अलग अलग लिखते हैं हम इसको। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है सबसेट। सबसेट कुछ नहीं है, ये बी होता है ना, ये बड़ा होता है और ए होता है छोटा, यानी बी के जितने भी अवयव है वे सारे बड़े हैं, ए के जितने भी वे छोटे, मतलब ए के जितने भी अवयव है ना वे बी के अंदर मिलेंगे। ए के जितने भी अवयव है ना बी के अंदर मिलेंगे, और बी में फालतू मिल सकते हैं एक आधा। ठीक है, जैसे कि देखिए 1 2, बी में क्या है? 1 2 3, तो ए के जितने भी अवयव हैं बी में मिल रहे, इसलिए क्या होगा?
ए सबसेट होगा किसका, बी का। और याद रखिए अगर ऐसे होगा ना, इसमें एक फालतू होगा बी में, तो उसे बोलते हैं प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसका नाम होगा प्रॉपर सबसेट। अगर ए में जितने अवयव है इतने ही बी में है, तो उसको हम बोलते हैं सबसेट। ठीक है, जैसे 5 6 5 6, तो बी में भी इतनी है, ए में भी इतनी है, यानी ए सबसेट है किसका, बी का। और मैंने तुम्हें भी बताया प्रॉपर सेट होगा ए में कम है बी में अधिक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा ए में कम है बी में अधिक है, और ए के जितने भी अवयव सारे बी में मिल रहे, तो क्या होगा, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, सॉरी। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम समतुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, कुछ नहीं है इक्विवेलेंट सेट, देखो नाम में आ रहा इक्विवेलेंट। देखिए इक्विवेलेंट सेट कुछ नहीं है, ए में जैसे कि पी क्यू आर है, बी में ए बी सी है, तो जितने अवयव इसमें है इतने अवयव इसमें है, इसका नाम होगा इक्विवेलेंट सेट। सिंपल है। अवयव काउंट करो, जितने इसमें होंगे अवयव इतने ही अगर दूसरे में भी है तो होगा इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला पार्ट। देखिए, देखो नेक्स्ट पॉइंट है डिसजॉइंट सेट, विसंगत समुच्चय। डिसजॉइंट सेट है सिंपल ही। देखो ए में अवयव है और बी में जितने अवयव है सारे अलग अलग है ना, यहाँ पर एम एन पी है, यहाँ पर ए बी सी है, तो ये डिसजॉइंट है, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ए का इंटरसेक्शन ले बी का इंटरसेक्शन ले तो कॉमन क्या आ जाए, 5, तो उसे बोलते हैं डिसजॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट समझते हैं। पॉइंट ए बी सी के सभी उचित उपसमुच्चय लिखिए। ठीक है, तो इसके अगर उपसमुच्चय निकालने हो ना, तो सिंपली इसका फॉर्मूला याद रखिए, उचित उपसमुच्चय। तो 2n-1, n का मतलब होगा 1 2 3, कितने अवयव है इसके अंदर, एलिमेंट्स कितने हैं, तो 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, -1 मतलब 7। उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट कितने होंगे इसके अंदर, 7। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए बी सी के सभी उपसमुच्चय की संख्या, यानी उपसमुच्चय मतलब सबसेट। तो सिंपली इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ तो 2 u -1 नहीं आना है इसमें, ये हो जाएगा सबसेट। 2n सिंपल 2n कितने अवयव है इसमें, 1 2 3, तो 3 कर देंगे 8। अगर कोई पूछे में कौन कौन से सबसेट है इसके कौन कौन से सबसेट बन सकते हैं, तो यहाँ पर लिख के दिखा दे। तो 5 हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक सी हो जाएगा, एक ए बी हो जाएगा। ठीक है, एक बी सी हो जाएगा, एक सी ए हो जाएगा और एक ए बी सी, तीनों। तो कितने बने इसके, 8। सबसेट 8 है, शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पर आ गई 8। ठीक है, इसके बाद आता है, देखिए इसके बाद है यहाँ पर अधिसमुच्चय, सुपर सेट। सुपर सेट कुछ नहीं है, बस अब की बार ये ए अब की बार बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ए बड़ा हो जाएगा बी से। अधिसमुच्चय का भी फॉर्मूला सेम है, 2n-1। सुपर सेट का फॉर्मूला सेम है, इनकी टोटल संख्या निकालने का 2n-1। जो हमारा प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला है ना, ये देखो प्रॉपर सबसेट उचित उपसमुच्चय का फॉर्मूला है। ठीक है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो निकाल देते हैं आंसर इसका तुरंत। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम, क्या है यहाँ पर, समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल सेट। देखो कुछ नहीं, यूनिवर्सल सेट, ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे, सी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं। जो यूनिवर्सल सेट होंगे ना, उनके अंदर ही तो सारे आएंगे ही आएंगे, इसके फालतू भी आ सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 8 तक की है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 कितने भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट होता है बड़ा। इससे अगर हम डायग्राम में देखें तो ऐसा होता है, ए में 2 है, ये ए मान लिया हमने, बी में कितने हैं 3 4, ये भी मान लिया,
और सी में इतने हैं, ठीक है। यानी इसके अंदर सारे आ जाएंगे यूनिवर्सल के अंदर, ठीक है। ये 9 बचा हुआ यहाँ लिख दिया हमने। ये होता है ऐसे शो करना इसको डायग्राम में, सिंपल। ये अब अगला पॉइंट देख लो, दो समुच्चय का संघ या सम्मिलित, यूनियन ऑफ टू समुच्चय। यूनियन का मतलब होता है उन्हें सबको मिला देना, तो इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को ले लेंगे, देखो तो ऐसे लिखेंगे, सेम डायग्राम में ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन बी। ये भी आ जाएगा, इसमें 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। इनका सम्मिलित रूप ही क्या हो जाएगा, यूनियन। देखो दूसरे क्वेश्चन में और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। वो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, तो इनका यूनियन निकालना, मतलब ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। 1 2 3 लिख दिया, यहाँ ये दो बार नहीं लिख सकते हम, एक एलिमेंट एक बार ही लिखेंगे। 1 2 3 1 2 3 लिख दिया, 5 7 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा यूनियन, ए और बी का यूनियन, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देख लो, सिंपल ये है टॉपिक। देखते हैं यहाँ पर करता हूँ, देखिए ये यहाँ पर देखते हैं हम इसका अगला पॉइंट क्या है। दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ये हमने इस नाम से पढ़ रखा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में ही पढ़ना जरूरी है वैसे तो, दोनों में आने चाहिए इन पे। तो अगर ए की वैल्यू ये दे रखी, ए जो कोई सेट है ना उसके अंदर है 1 2 3 4, बी कोई सेट है, ठीक है। इनमें जो कॉमन होगा उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें नहीं है, तो 1 कॉमन आ गया पहले तो। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो 1 3 क्या होगा इसका, इंटरसेक्शन। सो ऐसे करते, ए में जितने भी एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिखे नहीं, बी में इतने, दोनों में जो कॉमन हो गए 1 3, ये दोनों के आ जाएंगे यहाँ, और बाकी बच्चे इधर लिख देंगे इसके अंदर ही। ये होता है हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है। बहुत आसान है। इसके बाद अगला पॉइंट देखियो, इसके बाद है कोटिपूरक। कोटिपूरक किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीमेंट सेट। ए का कोई सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है, अगर इसमें से इसे माइनस कर दे, माइनस का मतलब ऐसे निकालना आता है, निकालने का तरीका, यूनिवर्सल में से ए के सारे, ए के अंदर जो व्यू है ना मैं हटा दे, यूनिवर्सल बड़ा होता है उसमें से हम ए के व्यू हटा दे, जो बचेगा वही हमारा हो जाएगा ए डेस, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। देखो इसमें भी है, 2 हटा देंगे तो उसके अंदर बचेगा 1 2 3, 3 हटा दिया तो 4 5 6 7 8 बचेंगे, देखो 4 5 6 7, ठीक है, सही है। ये आ जाएगा हमारा 8 भी था इसमें, 8, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा एडेस, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देख लो, बहुत आसान है, बस तुम्हें इसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर दिखाते हैं तुमको, ये देखिए अगला पॉइंट है, ये तो होगा यूनिवर्सल सेट। इसके बाद आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है इसकी प्रॉपर्टी, सिंपल ये। सबसे पहले तो होगी प्रॉपर्टी वर्ग सम, आइडेम्पोटेंट लॉ। अगर ए इंटरसेक्शन ए करेंगे ना तो ए आता है, सबको पता है इंटरसेक्शन में आते हैं कॉमन, तो एक में से कॉमन क्या होगा, यही होगा। कॉम्यूटेटिव लॉ, अगर ए इंटरसेक्शन बी कर दो या बी इंटरसेक्शन ए कर दो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, सिंपल कॉम्यूटेटिव है। सहचार्य एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए से इंटरसेक्शन बी करो और फिर इसका इंटरसेक्शन सी कर दो, और बी सी का इंटरसेक्शन ले लो, फिर जो आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लो, इन दोनों का मान इक्वल आएगा, ठीक है।
ये कुछ भी नहीं नियम, सिंपल है। यू का नियम कुछ नहीं है, यू का नियम भी देखिए, ए इंटरसेक्शन यू करो, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। और फाई का नियम क्या होगा, ए इंटरसेक्शन फाई करो, तो दोनों में क्या कॉमन होएगा, फाई। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये रहा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और ये ब्रैकेट में कुछ नहीं करो, ए इंटरसेक्शन में लिख दो, देखो इसके साथ जो का तो लिख दो, ठीक है। और इसके बाद है यूनियन, ले लो, यूनियन ले लिया हमने यहाँ पर देखो, फिर ए के साथ कर दो सी, ए इंटरसेक्शन सी, यानी इसमें अगर यहाँ पर क्या है इंटरसेक्शन है तो बीच में आ जाएगा यूनियन, अगर यहाँ यूनियन है तो बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन। एक तो ये बात याद रखनी। दूसरी बात सिंपल ले लो, ए यूनियन बी, ठीक है, फिर क्या ले लो इंटरसेक्शन हो रहा, फिर ए के साथ ए यूनियन सी ले लो, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम, इम्पोर्टेंट नियम है, ठीक है। इसके बाद है अगला पार्ट, इसका देखते हैं। दो समुच्चयों का अंतर, सिंपल कुछ नहीं है, ए माइनस बी कैसे निकालना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स नॉट बिलोंग टू बी, मतलब इसे घटाने पर जो वैल्यू आएगी ना वो हमेशा ए से आएगी। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, अगर ए माइनस बी कर दूँ तो घटाने पर सिर्फ ए बचेगा, ठीक है, ऐसा कहना चाहता है। देखो ये सिंपल ही है। और बी माइनस ए करूँ तो घटाने पर कौन बचेगा, सिर्फ बी से आएगी वैल्यू, ए से नहीं आने की, जो वैल्यू लेनी होगी ना बचेगी, बी से काउंट करनी मुझको। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, इसका डायग्राम ये है सिंपल, तो ए माइनस बी, ए के कट करने कौन कौन से, जो बी में है, ए माइनस बी, ये आएगा एक, तो ए इसमें दो है, इसमें है नहीं, मतलब दो भी आएगा, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी, हटा दो, चार इसमें है, चार हटा दो, पाँच इसमें है, पाँच हटा दो। वैसे तो इसमें छः बच रहा है बी में, लेकिन मुझे बी के नहीं लेने, मुझे सिर्फ ए पे ध्यान देना, ए के जो बचे हुए हैं वो लेने, ठीक है, सिंपल। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर शो कर रखा बी माइनस ए, तो पहले बी के लिख दो, फिर माइनस लगा दो, फिर ए के लिख दो, जो हट रहे ना वो हटाने, तीन तीन हट जाएगा, चार चार हट जाएगा, पाँच पाँच हट जाएगा, बचा क्या ए में, बी में सॉरी, सिक्स बचा ना, तो सिक्स होगा, भले ही ये बच रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, इसके अकॉर्डिंग करना, हमें पहले के अकॉर्डिंग बचेगा, ठीक है। और हमारा आंसर आ जाएगा 6। इसके बाद इसका अगला पार्ट है, देखियो अगले पेज पे, सिंपल है, ये देखिए, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। याद रखियो, इसे शो करते हैं ए प्लस के गोले के अंदर है बी, कुछ नहीं है, सिंपल है, ए माइनस बी कर दो और बी माइनस ए कर दो और इनका ले लो यूनियन, बस ये होता है डिफरेंस सिमेट्रिक ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। और इसी चीज़ को या तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसी सिंबल को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का ए माइनस बी माइनस ए, उनका यूनियन ले लो, ठीक है। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट सेट, यानी पूरक सेट, ए डैश करेंगे, ए डैश तुम्हें बताया था मैंने, यूनियन में से ए घटा दो वो होता है ए डैश, और इन दोनों का जो आएगा ना यूनियन, वो हमेशा यूनियन ही आएगा, मतलब यूनियन का मतलब होता है यहाँ पर, ये इस वाले का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी निकाल लो, यूनियन का मतलब दोनों को काउंट करके लिख दो, तो क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश निकाल लें तो क्या आ जाएगा 5। टू कम्प्लीमेंट्री सेट, द्विपूरक सेट, अगर ए का डैश करें फिर इसका दोबारा डैश कर दे तो ए ही आ जाएगा, 5 डैश करें और 5 डैश निकाल ले, यू डैश सॉरी, यूनिवर्सल सेट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए
फाइव डैश और यू डैश, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। फाइव डैश निकाल ले तो क्या आ जाएगा यू यानी यूनिवर्सल सेट, और यू डैश निकालते हैं यहाँ पर देखिए तो आएगा 5। ठीक है, तो हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूला टाइप में है। इसके बाद है अगला पॉइंट, यहाँ पर दिखा देता हूँ तुमको। यहाँ पर देखिए, गुणधर्म कुछ पॉइंट है। डी मॉर्गन नियम, सिंपल है डी मॉर्गन नियम, ए यूनियन बी और इसका पूरे का होल डैश है। डैश तुम्हें बताया मैंने कैसे निकालना, यूनिवर्सल में से इनका यूनियन घटा देना, डैश निकल जाता है। ठीक है, और अगर मैं डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ए यूनियन बी का डैश पूरे का होल डैश निकाल लेंगे तो ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब यूनियन वाले में इंटरसेक्शन आ जाएगा अलग अलग डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश निकाल ले तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर यूनियन हो जाएगा अलग अलग डैश के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला है, ये तो सबको ही पता है सेट का। एन नंबर ऑफ मतलब नंबर है ए यूनियन बी में, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए माइनस इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है 11th क्लास का सेट का, तो सारा 11th क्लास का है काफ़ी। तो देखिए यानी दो समुच्चय ए तथा बी में से कम एक या दोनों में अवयव की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। दो समुच्चय ए तथा बी में से ए में तथा बी में नहीं अवयव की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे इसका। इसके बाद देखते हैं हम दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। सिंपल कुछ नहीं है, ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे इसको हम, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स कोमा वाई, जहाँ पर एक्स से पता कहाँ से आएगा, ए से लेना है हमें, और जो वाई है ना मुझको बी से लेना है। इस कंडीशन को बोल लेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जैसे कि ए में एलिमेंट है 1 2, बी में है 4 5। तो अब मुझे क्या करना, इनका ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालना, 1 के साथ मुझे 4 लेना, 1 के साथ मुझे 5 लेना। ठीक है, यानी इसकी 1 के साथ दोनों लेने मुझे, एक बार 4 एक बार 5, 1 2 यहाँ पर दिखा रखा मैंने। यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या काम करा, देखो ए की वैल्यू रख दी उठा के, बी की वैल्यू रख दी, क्रॉस है तो क्रॉस, फिर मैंने अभी तुम्हें बताया इसके साथ 1 के साथ 4 लेंगे और 1 के साथ 5 लेंगे। ठीक है, फिर 2 के साथ 4 लेंगे और 2 के साथ 5 लेंगे, 2 के साथ 4 2 के साथ 5, तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल है, देखो सही है। उसके बाद पढ़ेंगे हम रिलेशन। यदि आर है ना कोई रिलेशन है, सबसेट है ए क्रॉस बी का, आर कोई सबसेट है ए क्रॉस बी का, यहाँ पर इक्वल का निशान बताता है कि आर है ना इसके इक्वल भी हो सकता है, इनकी जो इसके अंदर वैल्यू होगी ना इसके इक्वल भी हो सकता है। तो आर समुच्चय ए और बी में से एक संबंध है। ठीक है, यानी अगर आर सबसेट है ए क्रॉस बी का हो तो आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है। आर है ना ये समुच्चय, आर है ना ये समुच्चय ए से बी में एक संबंध है। ठीक है, देखिए ए बी, ठीक है, इनका एक रिलेशन ये दे रखा है। ठीक है, तो समुच्चय ए से बी में एक संबंध है या नहीं चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल दो, तो निकालने का तरीका मैंने ये बताया था थोड़ी देर पहले। क्या है, 1 को 3 के साथ लिखना एक बार और 1 को 4 के साथ लिख दिया, फिर 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। अब ये चेक करेंगे कि ये रिलेशन इसके अंदर आ रहा क्या। देखेंगे 1 3 इसमें भी है, 1 4 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है ना, 2 4 तो यानी इसका मतलब जो सबसेट आना है बड़ा है, यानी इसके अंदर ये रिलेशन मिला मुझे, है ना, मिला ना। तो ये क्या होगा, आर समुच्चय, आर है ना समुच्चय ए से बी में एक संबंध है। सही है, और इसकी अगर मुझे संख्या निकालनी हो ना समुच्चयों की संबंधों की संख्या, फॉर्मूला कुछ नहीं है 2 की पावर n इंटू m, यानी 2 में जितने भी हुए, अगर 2 है तो 2 लिख दो यहाँ n की वैल्यू, इसमें कितने भी हुए 2,
2 एलिमेंट्स है तो 2 रख दो, 2 टू जा 4। ठीक है, ये उसका क्या होगा फॉर्मूला, 2 की पावर m क्रॉस n, यानी मल्टीप्लाई है यहाँ पर ये होगा हमारा रिलेशन। अब रिलेशन के हम टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉरी, रिलेशन के टाइप को पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट इसे मैप से समझते हैं। देखो रिलेशन क्या होगा, ये होता है डोमेन, ये होता है कोऑर्डिनेट। इसके एलिमेंट है ना, इसका रिलेशन इससे है, बी का रिलेशन इससे है, और सी का मतलब 5 का रिलेशन किसी से भी नहीं है। तो ये होगा हमारा रिलेशन। याद रखिए रिलेशन में है ना, यहाँ पर नंबर छूट सकता है, सिंगल है ना, छूट गया, देखो इसका किसी से भी रिलेशन नहीं है, तो ये यहाँ पर नंबर अगर छूट गया तो होगा हमारा रिलेशन। फंक्शन में यह बात है, इधर के डोमेन की सबकी इमेज बननी चाहिए, इधर से भले ही छूट जाओ लेकिन इधर से नहीं छूटना चाहिए। कौन कहता है? फंक्शन। रिलेशन कहता है कि भाई छूट भी सकता है और छूट भी नहीं सकता, मर्जी इसकी। ठीक है, तो इसका संबंध इससे है, इसका इससे है, इसका किसी से भी है नहीं, तो यहाँ पर छूट गया, तो ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए इसकी सबकी एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। और याद रखना फंक्शन में एक और कंडीशन है। ऐसे सोच ले जैसे कि तीर है ना, दो व्यक्ति, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति एक ही निशाने पर तीर लगा सकते हैं, है ना, लगा सकते हैं ना। तो इस तरीके की कंडीशन होगी हमारी फंक्शन। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है, ये दो जगहों तीर नहीं लगा सकता। अगर ऐसे लगा दिया ना, वो रिलेशन तो होगा लेकिन ये कभी फंक्शन नहीं होने का। एक व्यक्ति दो जगहों एक साथ तीर नहीं लगा सकता, निशाना। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन को बोलेंगे हम रिलेशन। ये कभी फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन होने के लिए इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए, सारे एलिमेंट होने चाहिए, इनकी इमेज बननी चाहिए, और दूसरे दो व्यक्ति एक जगह तीर मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति जैसे कि ये वाला है, एग्जाम्पल दिखा दो बनाकर, 1 2 3 5 6 7। ठीक है, एक ही व्यक्ति दो जगहों तीर नहीं लगा सकता। ठीक है, ये गलत है, ये फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन तो बन सकता है, ठीक है, रिलेशन बन सकता है लेकिन फंक्शन कभी नहीं बन सकता। तो फंक्शन में क्योंकि एक व्यक्ति दो जगहों तीर कभी नहीं लगा सकता, ऐसा सोच रखा मैंने तो। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया, तुम ऐसे याद रख लो। ठीक है, फंक्शन की क्या पहचान है? इधर खाली छोड़ सकता। रिलेशन की क्या पहचान है? इधर खाली छोड़ सकता है एलिमेंट, और फंक्शन में कभी भी खाली नहीं छोड़ सकता। दूसरी बात, इधर की इमेज एक बंदा दो जगह तीर लगा दो, यानी एक पॉइंट दो जगहों में मिल सकता है जाके। फंक्शन में कभी भी एक पॉइंट दो जगहों नहीं मिल सकता, मतलब दो मिल सकते हैं एक जगह, लेकिन एक नहीं ऐसे मिल सकता। ठीक है, समझने की कोशिश करो, या तो बता देना। सिंपल है, मैंने तो बहुत अच्छे से याद रखा। तीर के अकॉर्डिंग मैं निशाना लगा रहा, दो व्यक्ति एक जगह कभी नहीं लगा सकते, दो व्यक्ति एक जगह लगा सकते हैं, लेकिन एक ही बंदा दो जगह नहीं लगा सकता। अगर एक ही बंदा दो जगह लगा रहा तो रिलेशन है, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक ही बंदा दो जगह लगा रहा है ना, तो रिलेशन है। अगर दो बंदे एक जगह लगा रहे तो फंक्शन है, और खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तब होगा फंक्शन। ठीक है, ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बता दिया, वरना हम इसे फंक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखियो, ए सेट है 0 1 2 3, तो ज्ञात करो ए से ए पर। ठीक है, यहाँ पर उसने दे दिया, फंक्शन दे दिया 1 0 0 1 1 2 3 0, उसकी मैपिंग करते हैं हम। तो 1 किस पर मिल रहा? 0 पर। 1 का संबंध 0 से है, तो 1 का संबंध 0, 0 का संबंध 1 से है, 0 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध 2 से भी है, 0 का संबंध 3 से है, तो 3 से। एक बंदा दो जगह जा रहा ना, एक बंदा दो जगह तीर मार रहा, तो समझ लो रिलेशन है वो, फंक्शन नहीं। फंक्शन होने के लिए ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, कुछ सबकी इमेज बननी चाहिए, बस। ठीक है देखिए सबकी इमेज बन रही इसमें, तो फंक्शन है। अब इसे पढ़ते हैं हम आगे की ओर, इसके टाइप।
अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहला तो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में हमें देखना है सेम सेम मिलने चाहिए। जब सॉल्व करेंगे ना इसको, तो उसमें अगर सेम सेम मिल रहे, ठीक है, और इसका बिलोंग टू आर है, तो फॉर आर सभी ए है ना, किस में संबंधित होने चाहिए, रिलेशन में, उसमें रिलेशन में होने चाहिए। जैसे कि अगर बी में होता तो बी भी होना चाहिए, मतलब सेम सेम मिलने चाहिए। देखो अब मैं क्वेश्चन में बताऊंगा तुम्हें। जैसे ये क्वेश्चन है, सेट है ए बी, इस रिलेशन के अंदर मिलने चाहिए मुझे, इससे नहीं, मुझे कुछ इससे नहीं। देखो समुच्चय से रिलेशन में देखना, मान लिया मुझे ए है, ठीक है, ए लेना है, समुच्चय पकड़ लो, समुच्चय जो भी है सेट है, उसमें इस ए को देखो मिल रहा ए ए सेम, हाँ सेम सेम देखने, बस सेम सेम मिला। बी देखना सेम सेम मिला। आगे चाहे भले ही कितने मिल जाओ, लेकिन मुझे सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी क्या मिलनी चाहिए, रिलेशन में मिलने चाहिए सेम सेम। तो वो क्या होगा हमारा समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, देखो अब मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ तुमको, इसे बाद में करेंगे, अभी इस पे देखिए। ए, इसमें देखो रिलेशन में क्वेश्चन है, रिलेशन मिलेगा तुम्हें सेम ऐसे मिलेगा, तो बच्चा का समतुल्य है नहीं यानी रिफ्लेक्सिव है नहीं, तो हमें कुछ नहीं करना इसमें। देखिए 1 की इमेज देखो 1 1 है, हाँ 2 की इमेज है 2 2 भी है, 3 की है 3 3 भी है। आगे चाहे भले ही कुछ हो, लेकिन सेट में सेट के सारे की मिलनी चाहिए मुझे सेम इमेज, तो वो कहेंगे हाँ भाई कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इसका आंसर है यस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा, तो इसका आंसर है समतुल्य है। इसे देखते हैं इस क्वेश्चन को, 1 की इमेज 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, नहीं है, तो ये क्या होगा, समतुल्य नहीं है, यानी ये इसका राइट आंसर। ठीक है, और याद रखना मुझे सेट से छांटना इसमें आंसर, सेट को लेके इसमें देखना बस हर एक एलिमेंट। इसके बाद समतुल्य संबंधों की संख्या निकालने का तरीका, फॉर्मूला सिंपल ये 2 की पावर n² - n, इससे जितना निकल जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, कितने एलिमेंट है 2 1 2, तो इनमें देखो 1 यो एलिमेंट है, 2 यो एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट हो गए। इसकी संख्या निकालने का तरीका, n की वैल्यू 2 होगी, 2 की पावर 2 - 2 यानी 4 - 2, 2 बचेंगे, 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4। देखिए बस मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पुट करनी, जितने भी एलिमेंट है ना इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कर दी, 2 की पावर 2 4 होगा, 4 में से 2 गए 2, ये इसका आंसर है। अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। देखो इस तरीके के क्वेश्चन अगर मिल गए हमें बिना नंबर वाले, ऐसे एल रेखाओं का समुच्चय है, आर संबंध x, y है, x सच दैट x पैरेलल टू y, जहाँ x, y एल से लेने हमको, और उन्होंने पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो कुछ नहीं करना हमको उसका। एल रेखाओं का समुच्चय ले लेना आर में, आर y मतलब x, y सच दैट x पैरेलल टू द y, जहाँ x y कहाँ से ले रहे हैं हम, एल से। तो मुझे क्या करना, x के स्थान पर y रख दो या y के स्थान पर x रख दो। देखो पहले y के स्थान पर x रख दिया, तो कंडीशन क्या होगी, x y के स्थान पर मुझे x रख दो इस कंडीशन में, तो x पैरेलल टू द x। तो एक लाइन दूसरी लाइन के हमेशा पैरेलल होती है, जैसे कि ये लाइन है एक, क्या खुद के भी पैरेलल होगी, ये x है, इसी के ऊपर एक है, तो खुद के पैरेलल है, हाँ यानी है। इसी प्रकार अगर मैं y रख दूँ x के जगह, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, y खुद की भी पैरेलल होगी, इसलिए क्या हो जाएगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद देखते हैं दूसरा, रिफ्लेक्सिव हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, कौन सा रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन, बहुत ही आसान है सिमेट्रिक रिलेशन। कुछ नहीं करना, x, y बिलोंग टू r, ठीक है, यो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये भी अगर r में मिल रहा है, और जहां x, y हम किस से लेंगे, सेट से दिया होगा हमें इस तरीके का, और हमें यहाँ पर ये देखना बस
जैसे कि एग्जांपल आर समुच्चय ए में एक सममित संबंध है, तब क्या होंगे, हाँ भाई वो सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल ये देखो A 1 2 3 और R ये दिया के रखा क्वेश्चन हमको, सब कुछ ऐसे यहाँ मिलेगा और पूछेगा कि सिमेट्रिक है नहीं, तो कुछ नहीं करना, मुझे है ना याद रखियो, पहले जो क्वेश्चन था रिफ्लेक्सिव में हम देख रहे थे हम सेट से, ठीक है ना, लेकिन इसमें सिमेट्रिक में मुझे यहाँ से काउंट देखना है। जैसे कि 1 1 है, 1 1 को तो कुछ बता नहीं सकते हैं, तो इसकी तो होगी, मैं से याद रखियो, R से देखना है, ठीक है, मतलब इस रिलेशन से देखना है, और मुझे 1 2 देखना। अगर मुझे 2 1 भी मिल गया तो कह देंगे हाँ भाई कि ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। तो 1 1 मिला तो 1 2, मतलब ना आपस में उल्टा करेंगे तो मिल गया, हाँ भाई मिल गया, ठीक है ना। 1 2 लेंगे, 1 2 लेंगे बिलोंग टू R, ठीक है, यानी इससे बिलोंग टू R से कर रहा है, तो फिर क्या होना चाहिए, इसका उल्टा भी क्या करना चाहिए, R में होना चाहिए। 2 1 R में है क्या, चेक करो ना, नहीं है तो क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका ये आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन है A = 1 2 3 सेट में और रिलेशन ये दे रखा हमको, तो उन्होंने पूछ रहा है कि सिमेट्रिक है नहीं, कोई बात नहीं, इसमें इसे ही उठाना हमको, ये तो होता है जो सेम है ना वो हमेशा सिमेट्रिक बताते हैं, हमें जो सेट सेम नहीं है उसको देखना है। 1 2 देख लो, ठीक है, उठा देते हैं, बिलोंग टू R, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका उल्टा भी किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए, चेक करते हैं। वो 2 1 भी है क्या, हाँ 2 1 भी है, तो अगर 2 1 भी है जहाँ 1 2 आ रहे हैं किससे, A से, ठीक है, तब क्या होगा, वो R समुच्चय A में एक सममित होगा, यानी सिमेट्रिक रिलेशन है, कौन सा, सिमेट्रिक। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 रिलेशन ये दे रखा मुझको, सम्मित है नहीं, तो मैंने बोल रखा है तो हाँ बताता है कि सम्मित है, यानी सिमेट्रिक है, मुझको इनको देखना है। पराकृत संख्या n है, ठीक है, तो बता दिया इसने। ये क्वेश्चन खुद कर लेना तुम, ठीक है, ये मैंने सोल्व नहीं किया, ठीक है। या वैसे भी देख लेते हैं, 4 1 मिला, 1 4 भी मिलेगा, तो हाँ भाई सममित है, सिंपल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, n प्राकृत संख्या है, R बराबर x, y x + y = 1, जहाँ x, y बिलोंग टू n हो तो सम्मित है या नहीं, ये बताना हमको फिर से। तो मैं ये उठा लेता हूँ, इसकी कंडीशन उठा लेनी, कंडीशन से सोल्व कर देना इसको, सिंपल। x + y = 11, यहाँ 11 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, y प्लस यहाँ पर इसको उल्टा देखता हूँ, y + x = 11 ही होएगा क्या, तो फिर हाँ भाई हो गया, मैं सिंपल ही देखो, तो उसको बोल देंगे हम कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कंडीशन से सोल्व कर देंगे सिंपली, x, y बिलोंग टू R, y, x बिलोंग टू R। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो बोल देंगे कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। सॉरी। इसके बाद देखते हैं हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, प्रतिसम्मित, कुछ नहीं है, उल्टा करना, A, B बिलोंग टू R, तब क्या होगा, और B, A बिलोंग टू R, है ना, तब क्या होगा, ये A देखो इसकी जगह पर है, B इसकी जगह पर है, इसका मतलब है A = B होगा, ठीक है, ये होगा एंटी सिमेट्रिक। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूले डायरेक्टली याद रखने हैं, बहुत आसानी से मैंने एक पे लिख दिए, बस कुछ लिख रखे हैं मैंने पीछे जो तुम्हें बता दिया, जैसे रिलेशन का, और हमने बता दिया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला। तो मैं इसके आगे के फॉर्मूले बता देता हूँ एक बार। जैसे कि सम्मित संबंधों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, तो कुछ नहीं है, 2 की पावर n² + n/2, ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, आंसर पाओ। n क्या है, सेट के अंदर जितने भी नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट वो n है।
इस कंडीशन में रखो, फॉर्मूला में रखो, आंसर पा जाएगा। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। अच्छा, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n किसकी वैल्यू थी बताओ? ये होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला, देख लेना एक बार, सेम है लगभग, बस यहाँ 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बटा 2, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है हल्का सा उसमें और इसमें। एंटी सिमेट्रिक में देखो याद रखना, मल्टीप्लाई में 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक, याद रखना ये एसिमेट्रिक रिलेशन, 3 रिलेशन होगी इससे संबंधित, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n बटे 2। बस इतना याद रखो, इतना है मल्टीप्लाई में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कुछ नहीं करना, जैसे कि 1 है ना, यहाँ पर 1 एलिमेंट है अगर किसी सेट में तो 1 लिख दो, अगर 2 है तो कुछ नहीं करो, 1 लिख दो अपनी तरफ से, और इन दोनों को जोड़ो, यहाँ लिख दो। देखिए अगर 1 है तो 1 रखो, 2 है तो इस 1 के नीचे 1 रख दो, और इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 आ जाएगा। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो तुम्हें क्या करना, ये साइकिल ऐसे चलानी, यहाँ 2 पर उतार देना और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देना। तो अगर पूछे अगर 3 एलिमेंट है तो उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे? 5। अगर 4 है तो तुम्हें क्या करना है, 5 उतार दो, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 7, इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर 10, इन दोनों को जोड़ेंगे 15। तो यानी अगर 4 एलिमेंट है तो उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे? 15। अगर 5 रखेंगे तो उसमें भी सेम ऐसे ही ऐड करते जाना, लास्ट में जो ऐड करके आएगा यहाँ, यानी इसमें अगर 5 एलिमेंट है तो कितना आएगा इक्विवेलेंस रिलेशन? कितना? 52, यानी 52। जैसे ये क्वेश्चन है देखिए, 3 है ना, तो सिंपली 1 लिखो, 1 लिख दो, इन दोनों को जोड़ेंगे 2, फिर यहाँ पर ये 2 लिखते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 3, इन दोनों को जोड़ते हैं 5, तो इसमें कितना आएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन? 5। चाहे चेक कर लो, देखो 3 वाले में 5, 3 वाले में 5 है, ये रहा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला पार्ट कौन सा पढ़ना है हमको। इसके बाद है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ये तो बहुत आसान है। जैसे कि A, B बिलोंग टू रिलेशन में, मतलब R में है, और B, C बिलोंग टू R में है, तब क्या होगा, बीच के को हटा दो, A, C, B होना चाहिए कहाँ पर? R में। अगर ये भी मिल गया ना तो समझ लो कौन सा रिलेशन है वो? ट्रांजिटिव रिलेशन। ये लेफ्ट वाला हिस्सा लेके चलेंगे हम, राइट वाला मिल जाएगा ऑप्शन में, तो हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। हम रिलेशन से सॉल्व करेंगे आराम से, यानी यहाँ से चाहिए मुझे, इससे इस रिलेशन से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो सेम सेम वाले को नहीं लेना, हमें सिंपली से लेना। देखो 1 2, फिर अगला हटाएंगे 2 3, तो इसे हटा देते हैं बीच के को, तो 1 3 मिलना चाहिए मुझे, किसमें? रिलेशन में मिला, नहीं मिला नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अब देखते हैं हम फंक्शन चैप्टर, ठीक है। फंक्शन को पढ़ेंगे, कुछ नहीं है फंक्शन में, बस थोड़ी सी मैपिंग के जरिए समझा देता हूँ तुम्हें, बहुत आसान है फंक्शन। जैसे कि देखिए, अगर डोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक है, इसमें जो भी एलिमेंट है, जैसे कि जो भी है, सबसे पहले तो इनकी सबकी क्या होनी चाहिए? इमेज बननी चाहिए। देखो इससे ये मिला, इससे ये मिला, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर चाहे खाली छूट जाए, लेकिन इधर के नहीं, इधर खाली छूटने चाहिए, तब होगा फंक्शन। क्या होगा? फंक्शन। एक कंडीशन यह है फंक्शन होने के लिए। दूसरी कंडीशन यह है
देखो डोमेन कोडोमेन, ठीक है। ये है ना, यहाँ से इस पे जा सकता है, और एक ये वाला है ना, ये वाला, दो ये भी इस पे जा सकता है। मतलब ये दो व्यक्ति समझो अपने दिमाग में, दो व्यक्ति एक जगह निशाना लगा सकते हैं तीर का। तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है। फंक्शन होने के लिए इधर का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो मैं मिला दूँ, ये इस पे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीन व्यक्ति एक जगह तीर लगा सकते हैं निशाना। और जो ये है, ये इस पे लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, वो भी इस पे लगा दो। इधर का नहीं छूटना चाहिए, खाली इधर का चाहे भले ही छूट जाए। तो ये क्या होगा, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन होगा। बस इतनी सी डेफिनेशन है इसकी। फंक्शन के टाइप पढ़ लेंगे हम, ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन। तो देखिए फंक्शन के टाइप, सॉरी फोर। तो देखिए सबसे पहले तो फंक्शन के टाइप ऑफ फंक्शन 1 कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे हम, 1 देखो अगर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है ना इधर वाले की, तो होता है 1 फंक्शन। मतलब इसमें पहले वाले गोले से देखना हमें, डोमेन से देखना हमें, पहले वाले गोले से सारे की इमेज बननी चाहिए। इसकी भी, इसकी बनी इमेज, इसकी बनी, इसकी बनी, ठीक है। ये होता है हमारा 1 अच्छा ये बताओ 1 है नहीं, ये 1 नहीं है, क्योंकि देखो एक की एक बनी यहाँ पर एक की दो बन गई, तो 1 नहीं है। इस तरीके के होते हैं मैनी 1, ठीक है। तो 1 नहीं है, देखो एक ही नहीं है। यहाँ पर देखो इसकी यहाँ नहीं, इन दो की है ना यहाँ पर मिल गई, तो ये भी 1 नहीं है, मतलब मैनी 1 है इस तरीके की। जैसे कि एग्जाम्पल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं सॉल्व करके। एफ फंक्शन है, नेचुरल नंबर से आर पर है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो एफ एक ही है नहीं, तो कोई बात नहीं। इसने बोला इस गोले में पहले यानी यह डोमेन, ये कोडोमेन, ये 1 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो। अच्छा इसने बोला यहाँ रखता हूँ मैं 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आएगा 1 ही आएगा, तो इसका रिलेशन 1 से होगा। 2 रखता हूँ मैं, अगर यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यानी इसका स्क्वायर जाएगा। मतलब सबकी इमेज बनी, देखो इधर की, अगर इधर के सबकी इमेज बनती है ना, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन था, अगर मैं रखता हूँ n में 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर रखता हूँ ना 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यानी एक की इमेज 1 बनी। यहाँ 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, यानी 2 की इमेज 4 बनी। यानी जो भी रखो ना मैं इधर, तो उनकी सबकी इमेज बन रही, तब क्या होगा, एक ही, और सबकी अलग अलग इमेज बनी। देखो इसकी अलग बनी, इसकी अलग बनी, आगे रखा हूँ इसकी भी अलग बनेगी। तो ये कंडीशन होगी हमारी एक की फलन, यानी 1 फंक्शन होगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये देख लो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोई फंक्शन है i से n पर है, यानी इंटीजर है, n ये है। अच्छा इसमें देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो बताना कि एक ही है नहीं, तो यहाँ रख दो, मैं एक रख लेते हैं। 1 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आएगा, फिर लिखता हूँ -1 का स्क्वायर करता हूँ 1 आएगा, यानी इसकी इमेज भी यहाँ बनी, इसकी इमेज भी यहाँ बनी। तो ये क्या होगा, एक ही नहीं होगा, मतलब 1 नहीं है। अगर 1 नहीं होता ना कोई भी, तो मैनी 1 होता है, क्योंकि देखो एक की दो की एक जगह बन रही इमेज, तो उसे कहते हैं मैनी 1, बहु एक। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, एफ i से n पर है, ठीक है, और ये कंडीशन है, तो बताना एक ही है नहीं, तो रख दो। अगर मैं एक रखता हूँ, यहाँ पर एक रखता हूँ माइनस का उठा के, तो माइनस के 3 + 1, तो क्या आएगा 2, इसकी इमेज यहाँ बनी। अगर मैं इससे लेता हूँ दूसरा अक्षर 1 लेता हूँ, तो 4 आएगी, मतलब इमेज बनी। तो इस सबकी इमेज बनती जाएगी जो मैं रखता हूँगा। तो अगर सबकी इमेज बनेगी पहले वाले की, और सबकी अलग अलग बनेगी, तो होगा 1 फंक्शन, कौन सा फंक्शन, 1, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे मैनी 1।
मैनी वन कुछ नहीं है, देखो वो एक फलन मैनी वन फंक्शन है। ये क्वेश्चन ऐसे मिलेगा तुम्हें और इनकी मैपिंग कर देनी। देखो 1 की 2 पे हो रही, 1 की 2 पे हो रही, 3 की 4 पे हो रही, 3 की 4 पे हो रही, 2 की 3 पे हो रही, ठीक है। तो देखो सबकी अलग अलग हो रही ना, तो क्या होगा, ये बहु एक नहीं है, देखो मैनी वन नहीं है, ये तो 1 1 है, एक का अलग अलग बन रही है, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन इसका आएगा, ज़्यादा बेटर होगा समझ में। बहु एक की डेफिनेशन क्या है, देखो इन दो एलिमेंट की इमेज एक ही बन रही, तो क्या होगा, मैनी वन, इंग्लिश में बोलते हैं मैनी वन, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए 2 की एक बन रही है, 2 की मतलब 3 की एक ही बन रही है, तो मैनी वन है। और जो मैनी वन होते हैं वो वन नहीं होते, ठीक है। बस ये ध्यान रखना। अब आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का मतलब होता है, ऑन मैंने तो ट्रिक से याद कर रखे, ऑन का मतलब पर का मतलब दूसरे वाले गोले की सबकी इमेज बननी चाहिए, सबकी इमेज बननी चाहिए दूसरे वाले, मतलब इसके अंदर एक भी छूटना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसकी बनी, इसकी बनी, इसकी बनी, इसकी बन गई, यहाँ पर बन गई, तो ये ऑन टू फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर छूट गई तो ये ऑन टू नहीं है, देखो ऑन टू नहीं है। इस वाले गोले की कुछ नहीं छूटना चाहिए, यानी दूसरे वाले गोले में देखना, हमें याद रखना, ऑन टू के लिए दूसरे वाले गोले को दिमाग में याद रखना, ठीक है। तो देखो इसमें भी छूट गई, कौन छूट गया, जेड, तो इसलिए ऑन टू नहीं है। देखो मैंने हिंदी में लिख रखा, बाद वाले गोले से एक भी नहीं छूटना चाहिए, तब ऑन टू होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, आसान है, इसे अच्छे से पढ़ लेना बस तुम। देखो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, मैंने क्वेश्चन भी किया हुआ है, देखते हैं। एफ है ना, एन से आर पर है, ठीक है। एफ इक्वल टू 2x माइनस 2 ऑन टू है या नहीं, तो रख देते हैं। एन लेंगे, 1 2 3 ले लिया हमने। और रियल नंबर में तुम्हें पता है इसमें प्लस के होते हैं, माइनस के होते हैं, नोट सब कुछ होते हैं इसके अंदर। तो 1 लेता हूँ मैं, यहाँ रखता हूँ 1, 2 1 2 माइनस 2 यानी 0, 1 की इमेज 2 पे, ठीक है। और अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 2 जा 4, 2 यानी पॉजिटिव आ रहा है इसकी, इस पर 2 पे, पॉजिटिव की पॉजिटिव बन रही मेरी, है ना। अगर यहाँ में 3 रखता हूँ 3 2 6, तो पॉजिटिव की पॉजिटिव बन रही। लेकिन अगर पॉजिटिव की पॉजिटिव बन रही है ना, तो ये तो छूट गए ना नेगेटिव वाले, और रूट वाले छूट जाएंगे, तो इसका मतलब है बाद वाले गोले से छूट गए, इसलिए ऑन टू नहीं है। ऐसा पर्सन हमें सोल्व करनी है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है आर से एन पर है, यानी माइनस प्लस ले लो, कोई बात नहीं इसमें रख दो। तो इसकी इमेज ये बनी, इसकी इमेज यानी इससे भी छूट गया, इसका मतलब है ये भी ऑन टू नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखें दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद पढ़ते हैं हम इनटू के बारे में। इनटू फंक्शन, ऑन टू पढ़ लिया हमने, 1 1 पढ़ लिया, मैनी वन पढ़ लिया, ऑन टू पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे इनटू, लास्ट का पॉइंट है। सिंपल ये इनटू फंक्शन के लिए क्या करना, अंतःक्षेपी बोलते हैं हिंदी में से। इसके अंदर है ना कम से कम एक तो छूट ही जाए, ऑन टू में छूटना चाहिए, इनटू में मैं का मतलब रहना, मैं रहना चाहिए ना, याद करके ट्रिक से तुम भी ऐसे याद रखो। इन मैंने मैं का मतलब हो, इसमें कुछ ना कुछ हो, ठीक है। बाद वाले गोले से कम एक गोला छूट जाए, गोला नहीं, बाद वाले गोले से कम एक अवयव एलिमेंट छूट जाए, तब वह इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। तो देखो छूट गया, तो इसलिए इनटू है, यानी अंतःक्षेपी है। बाद वाले गोला देखना, छदक में यानी ऑन टू में बाद वाला, इनटू में बाद वाला, ठीक है। और 1 1 में क्या बताया था मैंने, पहले वाला, और मैनी वन में पहला वाला, यानी लास्ट के जो भी पढ़े ना हमने उनमें बाद वाला देखना, और जो शुरू में पढ़े थे उनमें पहले वाले गोले से देखना। यहाँ देखते हैं इसी की मैपिंग, देखो यहाँ पर छूट गया ना, तो ये इनटू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर देखो छोटा नहीं, छोटा है आगे बाद का, तो ये इनटू नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं, फंक्शन है आर एन टू आर, एन से आर पर, क्वेश्चन है इस तरीके का,
डिफाइन कर रखा हमको। ये बताना कि इनटू है नहीं, तो देखते हैं, कोई नहीं, 1 2 रख दो उसके अंदर एन में, और मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 1 को। 2 2 एकम 2 और 1 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 4, यानी 1 की 4 भी बनी। और ये नंबर में तुम्हें पता माइनस प्लस सब आते हैं। इसकी भी देखते हैं, 2 रखता हूँ, 2 दूनी 4 तो 6, यानी 2 की 6 बन गई। तो माइनस वाले छुट गए ना, तो अगर माइनस वाले छुट गए तो इंटू है। और तुम्हें पता जो इंटू है ना वो कभी भी उल्टू नहीं होता। ठीक है, देख लो। क्योंकि क्यों नहीं होता? क्योंकि इंटू कहता है छूटना चाहिए, बाद वाले गोले से कुछ ना कुछ छूटना चाहिए। देखो इंटू कहता है बाद वाले गोले से छूटना चाहिए, जबकि ऑन टू कहता है कि एक भी नहीं छूटना चाहिए, सबकी इमेज बननी चाहिए। देखो मैंने थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ाया था तुम्हें। ठीक है, तो ये हमारा था इंटू फंक्शन। अब पढ़ेंगे इसका अगला पॉइंट। अब करेंगे, देखो ये क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं कुछ पॉइंट। देखो कुछ मैपिंग याद रखनी मुझको। देखो कुछ ट्रिक याद रखेंगे, शॉर्ट ट्रिक, और उसकी मैपिंग डायरेक्टली इससे आंसर आ जाएगा। देखिए, जैसे कि कोई फंक्शन देख रखेगा आर से आर सेम सेम पे दिया ना, तो तुम्हें पता पहले वाले गोले से मुझे क्या देखना होता है, 1 1 मिलता है और या बहु 1 मैनी 1 मिलता है, और बाद वाले गोले से मिले ऑन टू मिले या इन टू मिले, बता रखा ना। तो अगर 1 इससे याद रखिए, अगर फंक्शन की पावर है ना इवन सम या मोड हो या ग्रेटेस्ट फंक्शन हो, ठीक है, तब अगर सम हुई ना पावर एफ एक्स की पावर सम है, तब क्या होगा, मैपिंग क्या है आर से आर पर। तो ये याद रखना, ये 1 1 नहीं होगा, और जो 1 1 नहीं होगा वो क्या होता है, मैनी 1। और कंडीशन याद रखनी, ऑन टू नहीं होगा, क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, इनटू होगा। सेम कंडीशन है, बिल्कुल सेम। जेड पे भी यही कंडीशन होगी कि 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 होगा, एफ इन ऑन टू नहीं होगा, इनटू होगा। क्यू पे भी सेम रहेगी, बिल्कुल सेम। इसी प्रकार अगर पावर सम है तो ये कंडीशन लगेगी, और पावर अगर सम नहीं है यानी ओड है तो उल्टी हो जाएगी कंडीशन। देखिए जैसे कि मैंने इस कंडीशन को लिख रखी है यहाँ पर, देखो सेम सेम है ना, आर से आर, जेड से जेड, क्यू से क्यू। जेड होता है इंटीजर और पावर है एक्स की विषम। तो ये देखो इसका उल्टा, देखो 1 1 होगा, वहाँ 1 1 नहीं था, बिल्कुल उल्टा लिख देना सेम जो जो इसका उल्टा है ना। देखो क्वेश्चन में तुम्हें दिखाता हूँ, जो LT ग्रेड में आया था पिछले साल ही, मतलब 2018 में, इसी के बेस पे हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हमें सबसे अधिक की पावर देखनी कि इवन है ओड है, बस। ठीक है, अब मैं करके दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन।